नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम्स जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन ग्रुप डी और रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू। तो इसका ये पार्ट 1 है। तो देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ था स्टेज 1 में। 30 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में आया हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन और ऑप्शन और सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी हैं। देखते हैं इसका सही क्या क्वेश्चन है और सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? क्या इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट वोल्ट्स होती है? नहीं। क्या ओम्स है? ओम्स भी नहीं है। क्या कुलम्स है? ये भी नहीं है। एम्पियर, हाँ ये होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। अच्छा, अब बाकी यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट यूनिट है। देखते हैं ये जो वोल्ट्स है ये यूनिट होता है आपका वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो होती है वोल्ट्स, इसको वी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा ओम जो है आपकी ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम्स होती है, इसको इस लेटर से डिनोट करते हैं। कूलम्स जो है आपका चार्ज की एसआई यूनिट है, तो यहाँ चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्स हो जाएगा, सी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा देखिए एक होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, इसको आपको याद रखना है। ओम मीटर आपको जहाँ यूनिट मिल जाए वो रजिस्टिविटी की है। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, हम देख ही चुके हैं। तो ये इस टाइप से यूनिट्स होती हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अब बाकी के लिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यूनिट्स लिखा है ये इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये वाला जो है इसके अंदर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, फिर से आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये जो ओम मीटर है ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? तो देखिए वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र नहीं करता है, तो वोल्ट मीटर ए ऑप्शन नहीं आएगा। सी देखें गैल्वेनोमीटर, ये भी, और यहाँ पर बी एमीटर और डी है ओम मीटर। देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर हम बात करें करंट को मेज़र करने का मेनली जो काम करता है वो एमीटर करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। गैल्वेनोमीटर आपका ये भी करंट मेज़र करता है और साथ ही करंट को इंडिकेट करता है। तो गैल्वेनोमीटर के लिए अगर हम लिखना चाहें तो ये करंट को इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करता है ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट को, जबकि ये माइनर वैल्यू ऑफ करंट को, स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ मेज़र भी करेगा। तो ये मेज़र करता है डीसी करंट को, लेकिन बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़। ये एसी और डीसी दोनों की स्मॉल वैल्यूज़ को इंडिकेट और मेज़र करता है। तो इसका ऑप्शन जो है गैल्वेनोमीटर भी आ सकता है, लेकिन कब, जब एमीटर इसमें नहीं होता। अगर एमीटर है तो वो ज़्यादा करेक्ट आंसर है, गैल्वेनोमीटर आपको चूज़ नहीं करना है। लेकिन आपको याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर ये आपका इंडिकेटिंग टाइप का डिवाइस है, जीरो सेंट्रिक डिवाइस होता है। ये इंडिकेट करता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को। एसी को इंडिकेट करता है, मेज़र करता है डीसी को। डीसी को भी इंडिकेट कर सकता है, लेकिन मेज़र सिर्फ और सिर्फ डीसी को करेगा, एसी को नहीं करेगा। इन चीज़ों को याद रखना है। वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करके बताता है, ये मेज़र करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। ओम मीटर जो है ये रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms 3 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। ये है आरआरबी एलपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन शिफ्ट 3 में। देखिए अगर इसके लिए हम पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप से यहाँ पर रहता है, ये एक रेजिस्टेंस हमने लगाया पैरेलल में, उसके पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये आपके
दो रेजिस्टेंसेस हो गए हैं। पहला है 6 ओम, दूसरा है 3 ओम का। देखिए, अगर आपको यहाँ से पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है तो दो तरीके, एक तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/R टोटल या R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहाँ दो रेजिस्टेंस है तो ये। लेकिन दो रेजिस्टेंस के लिए जब आप इसको सोल्व करते हैं तो एक डायरेक्ट फार्मूला आता है R इक्विवेलेंट का या टोटल रेजिस्टेंस का, R1/R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो अब इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। हमने कंसिडर किया कि R1 हमारा 6 ओम है और R2 जो है हमारा 3 ओम है, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 बाय 9। ये 3 से कैंसिल होगा और ये 2 टाइम में, तो कुल मिलाकर 2 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 ओम हमारा आंसर आ चुका है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपको इस हर बार ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़े, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। दो रेजिस्टेंस है, सिंपली याद रखना है आपको कि दो रेजिस्टेंस में आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, साथ में दोनों के एडिशन से उसको डिवाइड कर दें, ये डायरेक्ट आपका सॉल्व होकर 2 ओम आ जाता है यहाँ से। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, इतना लॉन्ग प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये RRB JEE इलेक्ट्रीशियन में आ चुका है क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज फ्लोइंग। देखिए चार्ज पूछा गया है, मतलब Q की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको करंट गिवन है, मतलब I की वैल्यू दे दी है उसने, टाइम दे दिया है 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास। तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर डायरेक्टली करंट का फॉर्मूला लगाना है, I इक्वल टू क्यू बाय टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो आपको यहाँ पर क्यू पूछा गया है, तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू टी इक्वल टू क्यू। करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर गिवन है, एम्पियर ऐसा यूनिट होता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। टाइम देखें तो ये आपको कितना दे रखा है, ये भी 2 मिनट्स दे रखा है, जबकि ऐसा यूनिट हमारी टाइम की सेकंड होती है। तो मिनट्स को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू क्यू। आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 कूलम्स, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्स होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इस टाइप से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 240 कूलम्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बता रहा है आपको, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका 2018 में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। अगर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हेल्ड, लेंथ को डबल किया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया गया है। तो देखिए मैंने अपने सारे लेक्चर्स में ये सारे कंसेप्ट कवर कर रखे हैं। अगर आपको इन कंसेप्ट्स के बारे में या फार्मूलाज के बारे में नहीं पता है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वीडियोस है उसको आप देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट में दे रखे हैं, तो वहाँ से आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला, हमें लेंथ और एरिया के बारे में बोला गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला यूज़ करना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब देखिए रजिस्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो हम डायरेक्ट एल बाय ए की बात करेंगे। अब देखिए ये ऐसा बोल रहा है कि कंडक्टर का जो लेंथ है इसको डबल किया गया है, मतलब जो पहले लेंथ थी उससे अब लेंथ हमारी 2L हो गई है। पहले L लेंथ थी, अब हो गई है 2L, जो न्यू लेंथ है। पहले अगर एरिया ए था तो जो न्यू एरिया है आपका ए डैश जो है वो यहाँ पर लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हेल्ड, मतलब आधा कर दिया गया है। तो अब नया एरिया जो है वो A/2 हो जाएगा, पहले वाले एरिया का हाफ। इन वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूले में पुट करने पर देखिए क्या मिलता है हमें। इसको मैं फिर से इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, R इक्वल टू एल बाय ए। ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, L की जगह 2L लिखेंगे, A की जगह लिखेंगे A/2। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो ये 2L/A इंटू 2 ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आने वाला है आपके पास, ये हो जाएगा आपका 4L/A। L/A जो है वो R की वैल्यू है, तो ये आपको आंसर मिला 4R, मतलब ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर देखिए क्या है, रेजिस्टेंस रिमेन सेम, गलत है, सेम तो नहीं है, डबल भी नहीं हो रहा, 4 टाइम्स हो रहा है।
8 टाइम्स भी नहीं हो रहा, 4 टाइम्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने अभी ये फाइंड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन सा है, उसके बारे में बात की गई है। देखिए पहला जो है वुड, लकड़ी हमारा अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। रबर हमारा बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। प्लास्टिक भी हमारा इंसुलेटर है, वुड भी इंसुलेटर है। कॉपर हमारा कंडक्टर होता है। आरआरबी एलपी में 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन से मटेरियल बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर के बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर के बाद आता है आपका गोल्ड। फिर आता है एल्यूमिनियम। उसके अलावा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल की लीड जिससे बनी होती है वो चीज़ ग्रेफाइट होती है, आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा इम्प्योर वाटर, दूषित पानी जिसके अंदर सॉलिड्स हों, या फिर सॉल्टी वाटर जिसके अंदर सॉल्ट हो, NaCl हो, ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ह्यूमन बॉडी इंसानी शरीर, ये भी होता है। और वेटेड वुड मतलब कोई ऐसा सामान जो गीला है वो भी बढ़िया कंडक्टर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें गुड कंडक्टर्स के अंदर आती है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में वुड आएगा, रबर आएगा, प्लास्टिक आएगा, और एक और आता है इंसुलेटर में, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंसुलेटर में आपका वुड, रबर, प्लास्टिक। इसके अलावा आपका आता है डायमंड। डायमंड भी इंसुलेटर होता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो आप बोलेंगे, ये सारे इंसुलेटर के अंदर आते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये जो लॉ है ये किस में बोला गया है, ये बोला जाता है दोस्तों ओम्स लॉ के अंदर। तो यहाँ फेराडे लॉ नहीं आएगा, जूल्स लॉ नहीं आएगा, कूलम्ब्स लॉ नहीं आएगा, ओम्स लॉ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। अब देखिए जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। ये हीटिंग के बारे में बताता है कि कितना हीट जनरेट होता है जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा। और इसका फॉर्मूला होता है हीट का फॉर्मूला जो होगा H इक्वल टू I²RT, मतलब करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल और टाइम के प्रोपोर्शनल। कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ आपका चार्जेस को कोई दो चार्जेस जो है वो आपस में कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो ये F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय D² या R², जो कि उसके बीच की डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कूलम्ब्स लॉ उससे रिलेटेड है। फेराडे लॉ भी होता है, ठीक है, ये भी चार्जेस वगैरह से रिलेटेड है। तो कुल माइकल फेराडे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ हैं ये उससे, ये इंडक्शन के लॉ इन्होंने दिए माइकल फेराडे ने, इंडक्शंस लॉ इन्होंने दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारा जो आंसर है ओम्स लॉ वो आएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से निकलता है एक फॉर्मूला V इक्वल टू IR, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट या इन सारी चीज़ों से जो बचाता है हमें एलिमेंट, वो होता है फ्यूज़, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैपेसिटर नहीं बचाता है, रजिस्टर नहीं बचाता है, इंडक्टर नहीं बचाता है, लेकिन इनके क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अपोज करता है, करंट के सडन चेंज का अपोज करेगा। रजिस्टर जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कैपेसिटर वोल्टेज में सडन चेंज का अपोज करता है। ये करेगा वोल्टेज में सडन चेंज का अपोज। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूज़। अच्छा, फ्यूज़ के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से। फ्यूज़ जो है आपका
फ्यूज़ एक सेफ्टी एलिमेंट है। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी एलिमेंट। ये बना होता है, ये लेड और टीन का बना होता है, आपको याद रखना है, लेड प्लस टीन SN, इनका ये बना हुआ होता है। 60-40 का रेशो होता है। ये जो फ्यूज़ है ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। जब भी इसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ये वायर हीटअप होकर मेल्ट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। तो इन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी चेंज करके पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है RRB JEE 2019 का। व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ वोल्टेज इज 10 वोल्ट प्रोड्यूस करंट 2 एम्पेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, डायरेक्टली ओम्स लॉ लगाएंगे। V इक्वल टू IR। वोल्टेज आपको 10 वोल्ट दे रखा है, करंट है 2 एम्पियर। आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, ये 10/2 हो जाएगा और ये R की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 5 ओम्स, क्योंकि सारी SI यूनिट है तो यहाँ आंसर आपका 5 ओम्स आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये सारे ही ऑप्शन आपके गलत हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ऑर्डरली भी कर सकते थे तो ईजी क्वेश्चन आता है। RRB LP 2018 में देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पावर होता है आपका, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, करंट इंटू वोल्टेज या वोल्टेज इंटू करंट। तो P इक्वल टू आएगा आपका VI, और इसकी यूनिट जो है SI यूनिट होती है वॉट, इसको W से डिनोट करते हैं। तो पावर का एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए अगर आप ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है IR, तो V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मूले में, इसके अंदर। तो यहाँ पर V की जगह हमने लिखा IR, और एक I ऑलरेडी है यहाँ पर, ये यहाँ से इधर से एक I ऑलरेडी दे रखा है। तो अब आगे क्या होगा, P इक्वल टू I²R। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अगेन हम फर्स्ट वाले इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर ही लिखा हुआ है फर्स्ट वाले का यूज़ करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे P इक्वल टू VI। हम और आप जानते हैं कि यहाँ से आपको अगर I की वैल्यू चाहिए ओम्स लॉ से, तो ये हो जाएगा V/R। इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे V एज इट इज़। I की वैल्यू आ जाएगी V/R, V और V का मल्टीप्लिकेशन होगा V²/R। ये हमारा आंसर आएगा, सॉरी मतलब हमारा एक फार्मूला निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमें 3 फार्मूले मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। मैं इधर फिर से लिख देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू V²/R। तीनों के लिए जो यूनिट्स होंगी वो वॉट्स होंगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब यहाँ पर पावर का फार्मूला पूछा गया, देख लेते हैं कौन सा है। VI, क्या ये VI लिखा है? नहीं, ये नहीं होगा। IR भी नहीं होता है। V²/R, V²/R पावर का फॉर्मूला होगा। VI भी पावर का फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये 2 ऑप्शन एक ही साथ दे दिए हैं, जो कि या तो क्वेश्चन में एरर होगा या जो भी प्रॉब्लम रही होगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये दोनों B और D दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से ये हमारे कुछ PYQ होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो और भी PYQ की एक सीरीज चलेगी, अभी तो ये 10 क्वेश्चन है, ऐसे और भी आगे आएंगे, पार्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे और भी आने वाले हैं। तो आप चैनल को विज़िट करते रहिए रेगुलरली, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट्स करिए। इससे अलग किसी टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, इस जो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा है, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा। मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दे देता हूँ नीचे, उसी में ये PDF अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मैं इसको आपके जो डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से इस PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।